हेलो हेलो दोस्तों, आवाज़ आ रही है? सभी बालक बताएंगे, सभी लिखेंगे भैया आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। सर आवाज़ कानों तक भी आ रही है और दिल तक भी आ रही है भाई और बहनों। मोदी पूछ रहे हैं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। जल्दी लिख के बताइए आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सर आ रही है आ रही है आ रही है। बच्चे कह रहे हैं सर आवाज़ आ रही है, बच्चे कह रहे हैं आवाज़ आ रही है। कमेंट में बताएंगे, कमेंट में आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। नलायको बताओ जल्दी, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। सर आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज शानदार जानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। जहां हमने सेक्शन 30 तक पढ़ लिया था, 31 से हम बहुत बढ़िया शुरू करने वाले हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आ रही है बहुत बढ़िया। हेलो 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 विक्ट्री, हेलो हिमांशु, हेलो एवरीवन। यस सर आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। तो चलिए सर बिना समय गंवाए भाई और बहनों, आज की अदालत आए। अरे भैया लाइन वैसे शुरू होती है, हम खड़े होते हैं। आज की अदालत शुरू करते हैं। आज की कार्रवाई, जज सब कह रहे हैं आज की कार्रवाई शुरू की जाए। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, तारीख पे तारीख मिली है, इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों इंसाफ का समय आ चुका है। अब बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम होंगे और आपको इंसाफ भी मिलेगा। और अगर इंसाफ मिलेगा तो मिठाई मेरे साथ भी ज़रूर बांट लेना। हाँ सर, सर हम आपसे ज़रूर मिठाई बांटने आएंगे। हाँ सर। तो सेक्शन 31 की बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक्सपेक्टेड टॉपिक। सेक्शन 31 पे आप लिखेंगे सर एक्सपेक्टेड टॉपिक, एग्ज़ाम में आने के भाई पूरी संभावना रहती है। सर सेक्शन 31 क्या बोलता है? सेक्शन 31 बोलता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इसमें मैंने तुम्हें क्लास में गाना गाया था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। सर अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, जब मैंने गाना सुना, जब मुन्ना मुन्नी मैंने गाना सुना तो मैंने जाना कि भैया ये गाना ही कंटीजेंट है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, कब मिलेंगे, है ना, कब मिलेंगे? जमाना छोड़ने के लिए अगर तुम मिल गए, अगर तुम मिल गए तो जमाना छोड़ देंगे हम। यानी जमाना कब छोड़ेंगे? अगर तुम मिल गए। यानी कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड हो जाता है अपने कोलेटरल इवेंट पर। कोलेटरल मतलब जुड़े हुए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने जुड़े हुए अपने रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर लाइट आ रही होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने का है, डिपेंड किसके ऊपर हो गया? लाइट पर। मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर वाईफाई बिल्कुल दुरुस्त बढ़िया तरीके से आ रहे होंगे, तो डिपेंड किस पे हो गया? ऑनलाइन वाईफाई के आने पर। यानी कि अगर तुम मिल गए जमाना छोड़ देंगे हम, यानी कि अगर वाईफाई आ गया, बच्चे आ गए, लाइट आ गई, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। राइट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कुछ करने का भी हो सकता है, कुछ ना करने का भी हो सकता है। ठीक है, राइट। कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा अगर तुम ये काम कर रहे हो, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर लाइट आ गई तो। इसका मतलब सर कुछ करने और कुछ ना करने का। सेक्शन याद रखना है 31, कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इफ कोलेटरल इवेंट हैपन और डज नॉट हैपन। अगर कोलेटरल इवेंट हैपन हुआ या नहीं हुआ, कुछ करने का और कुछ ना करने का। दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंश्योरेंस। दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंश्योरेंस। अगर एक्सीडेंट हुआ या अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराया, अगर बीमार हुए, अगर क्या हुआ भैया? अगर बीमार हुए तो क्लेम मिलेगा। यानी कि क्लेम देने का कॉन्ट्रैक्ट करता है इंश्योरेंस, किसके ऊपर डिपेंड होता है सर? ये बीमार होने पर डिपेंड होता है। यानी बीमार होना इज अ कोलेटरल इवेंट। मजा आ गया सर? मजा आ गया सर? बोलो मजा आ गया सर, है ना? राइट। ये सारे एग्जाम्पल बहुत सारे मैंने आपको लिख के दिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये वाला, जिसके ऊपर हमारे पूरी कंटीजेंसी डिपेंड है। मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, है ना? राइट। अगर शिप डूब गया, तो 50,000 रुपये देने कब है सर? शिप के डूबने पर। यही इंश्योरेंस वाले करते हैं। बोलो सर समझ के कंटीजेंट? हाँ सर। अब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो डिपेंडेंसी होती है कोलेटरल इवेंट पे होती है।
एक सबसे खतरनाक बात, कोलेटरल इवेंट का ना ही हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कोलेटरल इवेंट ना ही कंसिडरेशन बनता है। यानी कोई तुमसे पूछ ले आज के बाद सर कोलेटरल इवेंट क्या होता है, तो आपको लिखना है कोलेटरल इवेंट वो इवेंट होता है जिसका हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, जिसका हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ना ही वो कोलेटरल इवेंट बदले में यानी कंसिडरेशन के तौर पर मिलता है, ना ही वो बदले में यानी कंसिडरेशन के तौर पर मिलता है। हाँ जी सर समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। सर ये बात बताओ, मैंने तुमसे बोला कि मैं तुम्हें अपनी सारी घड़ी बेच दूंगा, ध्यान समझना ये बात, जिंदगी भर याद रखिए तुम्हें बात, मैं तुम्हें अपनी सारी घड़ी बेच दूंगा, सारी घड़ी बेच दूंगा। आई सेल माई ऑल द वॉचेस, आई सेल माई ऑल द वॉचेस टू यू इफ, अगर टाइटैनिक आया, टाइटैनिक आया, अगर टाइटैनिक आया ऐसे करता होगा, टाइटैनिक आया तो मैं तुम्हें सारी घड़ी बेच दूंगा। अब ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, घड़ी का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, टाइटैनिक का तो नहीं है, टाइटैनिक के आने का तो नहीं है, बिल्कुल सही बात। अगर मैं तुम्हें अपनी सारी घड़ी बेच दूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, मैं तुम्हें सारी घड़ी बेचूंगा, बदले में मुझे मिलेगा पैसा बाबू, पैसा, पैसा मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट घड़ी बेचने का है, बदले में पैसा मिलने का है। तो बताओ क्या बदले में टाइटैनिक मिला, सर बदले में टाइटैनिक नहीं मिला। क्या कॉन्ट्रैक्ट टाइटैनिक का हुआ, सर कॉन्ट्रैक्ट टाइटैनिक का नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज का हुआ है वो घड़ी है, बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। यानी कि लेकिन घड़ी का बेचना किसके ऊपर डिपेंड है, टाइटैनिक के ऊपर डिपेंड है, घड़ी का बेचना टाइटैनिक के ऊपर डिपेंड है। तो टाइटैनिक जिसके ऊपर डिपेंड है ना ही उसका कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो घड़ी का किया है। टाइटैनिक जिसके ऊपर हमारा लेन देन डिपेंड है, ना ही वो कंसिडरेशन मिल रहा, कंसिडरेशन तो पैसा मिल रहा है बाबू, पैसा मिल रहा है कि नहीं बात। इसका मतलब जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसका ही बदले में लेन देन होता है, लेकिन जिस चीज के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट होती है वो कोलेटरल इवेंट ना ही परफॉर्म होता है, ना ही उसका कंसिडरेशन होता है। यानी कोलेटरल इवेंट वो इवेंट होता है जिसको ना ही परफॉर्म किया जाता, ना ही कंसिडरेशन दिया जाता। तो अगली बात बोलो, समझ गए सर, मजा आ गया सर, बहुत ही गजब बात बताई, ये तो बातें हमें पता ही नहीं थी आज से पहले, बहुत ही गजब बात बताई। फ्यूचर इवेंट, सर ये कोलेटरल इवेंट फ्यूचर का ही होगा, फ्यूचर FUTURE, फ्यूचरे, भैया पास्ट टेंस का थोड़ी कर दोगे। और जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोलेटरल इवेंट, ये हमेशा ही किस पे डिपेंड होता है, कोलेटरल इवेंट पे डिपेंड होता है, यानी जुड़े हुए पर ही डिपेंड होता है। कॉन्टीजेंट जो इवेंट होता है वो मियर विल, सिर्फ, मियर का मतलब होता है सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली लिख देते हैं, चलो मियर मतलब ओनली, ओनली इच्छा पे डिपेंड नहीं होता। बहुत सारे अदर फैक्टर भी उसके ऊपर क्या होंगे सर, हावी होते हैं। अगर मैं कहूं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर मेरी इच्छा हुई तो ये तो हो गया मियर विल। लेकिन मैंने कहा मैं मुंबई आऊंगा अगर मेरी इच्छा हुई तो खाली मुंबई आना मेरी इच्छा पे डिपेंड नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें भी डिपेंड होती हैं, है ना, राइट। जैसे कि भैया टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी तो ए विल बाय, बट इट इज नॉट ए की विल तो है मुंबई आना ना आना, लेकिन बहुत सारी चीजों पर भी डिपेंड होता है ना, राइट। टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, लॉकडाउन तो नहीं हो गया, ठीक है, मुंबई वाले दूसरे शहर से आने दे रहे नहीं आने दे रहे, ठीक है। तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ए ने प्रॉमिस किया 1 लाख रुपए दूंगा, अगर ए दिल्ली छोड़ के मुंबई चला गया तो एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसकी विल पे नहीं, बहुत सारे अदर फैक्टर पर भी डिपेंड होता है। लेकिन अगर ये बोला ए ने प्रॉमिस किया बी को 1 लाख रुपए दूंगा अगर उसकी मर्जी हुई, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसकी ही विल पे डिपेंड है। यानी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पर्सन की विल नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे अदर फैक्टर भी होने चाहिए, तभी वो वैलिड बनेगा। और जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, उड़ली 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 गाना गाता है। जब मैंने गाना सुना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, सर यही होता है अनसर्टेन इवेंट। यानी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा फ्यूचर में अनसर्टेन होता है, हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जिस इवेंट के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं होता वो होता है अनसर्टेन, यानी कि मुझे पता नहीं है वो होगा या नहीं होगा। सर रूल्स, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बढ़िया बात कही।
सर एक एक करके सेक्शन के साथ जानेंगे, एक एक करके सेक्शन के साथ जानेंगे। सबसे पहला कंटीजेंट कॉन्टेंट डिपेंड अपॉन हैपनिंग, इस पे फोकस करेंगे जो मैं लिखवा रहा हूं। कंटीजेंट कॉन्टेंट डिपेंड अपॉन हैपनिंग, ठीक है। और इसके साथ आप पढ़ोगे कंटीजेंट कॉन्टेंट डिपेंड अपॉन हैपनिंग, हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, हैपनिंग विद ए फिक्स टाइम। यानी कि पहला जोड़ा हम पढ़ने वाले हैं किसका सर? पहला जोड़ा कपल सेक्शन, पहला जोड़ा हम पढ़ेंगे सेक्शन 32 प्लस सेक्शन 35, ठीक है मुन्ना मुन्नी। सेक्शन 32 कहता है कंटीजेंट कॉन्टेंट डिपेंड अपॉन हैपनिंग, कंटीजेंट कॉन्टेंट डिपेंड अपॉन हैपनिंग विद टाइम। तो ये जोड़ा हमें साथ में पढ़ के चलना है सर। अब मैंने बोला मैं तुम्हें अपनी सारी घड़ी बेच दूंगा अगर टाइटैनिक आया, इसलिए हर जगह टाइटैनिक बना रखा है, हर जगह टाइटैनिक बना रखा है रे पुष्पा, हर जगह टाइटैनिक बना रखा है नोट्स में। मैं तुम्हें अपनी सारी घड़ियां बेच दूंगा अगर टाइटैनिक आया। तो बता सकता है कोई बालक कि मैं बताओ घड़ी कब बेचूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा? कब होगा सर? हाँ सर, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा अगर टाइटैनिक आ गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इफ टाइटैनिक अराइव्ड। अगर मैं बोलूं कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा इफ टाइटैनिक नॉट अराइव्ड, यानी कि संक, डूब गया या नहीं आया। माहू तो बढ़िया, मैं तुमसे बोला कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा अगर टाइटैनिक आ गया 1 तारीख तक। मान लो तुम्हारे त्योहार वाले दिन, इफ इट्स कम अप टू 14 Feb, त्योहार वाले दिन। अब बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? वैलिड अगर टाइटैनिक आ गया 14 तक। अब यही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा? वॉइड अगर टाइटैनिक नहीं आया 14 तक, या फिर वॉइड भी कब होगा? अगर टाइटैनिक आया 15 को या 15 के बाद। मैंने कहा 14 तक आएगा तो घड़ी बेचूंगा, आया 20 को। अरे मैंने कहा था मुन्ना मुन्नी 14 तक आएगा तो घड़ी बेचूंगा, 14 तक आएगा तो घड़ी बेचूंगा, तो ये 14 के बाद आया है तो फिर क्या होगा सर? वॉइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अगला जोड़ा बनता है 33 नॉन हैपनिंग और 35 नॉन हैपनिंग विद इन द टाइम। तो अगला जोड़ा बनाएंगे सर, अगला जोड़ा बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे सर। सेक्शन 33 प्लस सेक्शन 35। 33 क्या बोलता है? नॉन हैपनिंग, नॉन हैपनिंग। 35 क्या बोलता है? नॉन हैपनिंग प्लस टाइम। यस सर, बताइए नॉन हैपनिंग। मैंने कहा अगर टाइटैनिक नहीं आया तो मैं घड़ी बेचूंगा, अगर टाइटैनिक नहीं आया तो मैं घड़ी बेचूंगा, अगर टाइटैनिक नहीं आया तो मैं घड़ी बेचूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट, ये मुन्ना क्या बोला? बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? ना भाई बहनों, कब होगा वैलिड? तो आप क्या बोलोगे सर? वैलिड इफ टाइटैनिक नॉट अराइव्ड, या फिर टाइटैनिक संक, ठीक है। वॉइड कब होगा? वॉइड, मैंने कहा नहीं, टाइटैनिक नहीं आया तो बेचूंगा, इफ टाइटैनिक अराइव्ड। अब मैंने बोला त्योहार वाले दिन तक अगर टाइटैनिक नहीं आया तो मैं घड़ी बेचूंगा, टाइटैनिक नहीं आया तो मैं घड़ी बेचूंगा। अगर वैलिड कब होगा? अगर 14 तक टाइटैनिक नहीं आया, 14 तक टाइटैनिक नहीं आया तो वैलिड होगा, ठीक है। वॉइड कब होगा? मैंने कहा था नहीं बेचू, अगर मैं तुम्हें घड़ी बेचूंगा टाइटैनिक नहीं आया 14 तक, नहीं आया 14 तक, ठीक है ना, राइट। 14 तक नहीं आया तो बेचूंगा, 14 तक नहीं आया तो बेचूंगा। वॉइड कब होगा? इफ
टाइटैनिक अराइव हो गया 14 तक। बहुत बढ़िया सर। जोड़ों के ऊपर क्या बना देंगे सर? दिल बना देंगे कि सर ये जोड़े जोड़ी है जोड़े 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 7 पढ़ने हैं, तीर दिल पे लगा है 7 पढ़ने हैं। उम्मीद है सर, उम्मीद है हाथ की हाथ तुमने नोट कर लिया होगा। सर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने, मजा आ गया सर। अगली बात सिंपल, टाइटैनिक की बात छोड़ते हैं, अब बात करते हैं लिविंग पर्सन की। मैं तुम्हें अपनी सारी घड़ियां बेच दूंगा, है ना, अगर कोई लिविंग पर्सन आ गया। जैसे एग्जाम्पल, ए ने कहा बी को कि भाई मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर बी से शादी होगी। इफ बी मैरी सी, अगर बी सी से शादी कर लेगा तो पैसे कब देने हैं? लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन से शादी कर ले। अगर उसने डी से शादी कर ली तो फिर पैसे देने की बात नहीं आएगी रे बाबू। ठीक है मुन्ना मुन्नी, समझ गए सर। और आखिरी आता है इम्पॉसिबल इवेंट। ये तो सरासरी क्या है? वॉइड है। कंटीजेंट कॉन्टेंट डिपेंड कर दिया इम्पॉसिबल इवेंट तक, इम्पॉसिबल इवेंट तक, इम्पॉसिबल। अच्छा है बहुत अच्छा है। ए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा तेरे लिए, अच्छा है। अरे भैया चांद तारे कैसे तोड़ के लाएगा? 2 लाइनें मिला दूंगा, ठीक है ना। ए ने कहा भैया मैं मरे हुए व्यक्ति से शादी कर लूंगा, तो भैया इम्पॉसिबिलिटी के इवेंट पर सारे कंटीजेंट कॉन्टेंट वॉइड होते हैं अगर मरा हुआ जिंदा हो गया, अगर तुम चांद तारे तोड़ के लाए। तो ये बहुत बढ़िया आपने सेक्शन की सीरीज पढ़ाई सर, मजा ही आ गया है, मजा ही आ गया है, राइट। तो ये था आपका सर चैप्टर नंबर 7। सर अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। सर ये चैप्टर बोलता है, इसके बारे में बात करता है ना पुष्पा। सर ये चैप्टर बात करता है परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरी होती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा किया जाता है। सर सबसे पहली बात सेक्शन 37 ये बोलता है, बहुत ही गजब की बात बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, बहुत ही गजब की बात बोलता है। सर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का मतलब होता है अगर दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन निभा दें, अगर दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दें, मेन वर्ड ऑब्लिगेशन, अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर दें तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है। ठीक है भैया? हाँ सर, ठीक है ना, राइट। अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हैप्पी एंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। लेकिन भैया एक गजब की बात है, या तो आप परफॉर्म कर दो, एक होता है या फिर ऑफर टू परफॉर्म। ऑफर टू परफॉर्म को बोलता है टेंडर। बहुत बढ़िया, टेंडर बोला जाता है, टेंडर बोला टेंडर। सर टेंडर का मतलब क्या होता है? भैया मैं पढ़ाने आया, मैंने ऑफर टू परफॉर्म किया कि भैया मैं प्रोमिसर हूँ, काम कर लो भैया, काम कर लो, पढ़ लो, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, लेकिन तुम कह रहे हम ना पढ़ रहे भैया, हम ना, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान। तुम कह रहे आज मौसम बेईमान है, चाय समोसे का मौसम है सर, आज ना पढ़ रहे। अगर तुमने मना किया तो भैया मेरी तरफ से वो चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि मैंने ऑफर टू परफॉर्म किया, ठीक है, और तुमने उसको मना कर दिया। बहुत बढ़िया बात, ठीक है ना, राइट। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि भैया लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं सर? जिम्मेदार होते हैं। इस बात को देखो ऐसे लिखी जाएगी बात, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अगर तुमने मना किया है तो सेक्शन 37 बोलता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होगी और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाएगा। यू रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी, यू रिफ्यूज टू टेक द सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, खल्लास। प्रॉमिस ही निगलेक्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? डिस्चार्ज। तो ये गजब की बात है, ये वाली, ये और ये। समझ गए सर? मजा आ गया सर? सर कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है ये बता दीजिए सर। कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले परफॉर्म करेगा प्रोमिसर हिमसेल्फ। अगर मैंने वादा किया है तो मैं ही उसे परफॉर्म मारूंगा, मैं ही उसे परफॉर्म करूंगा, ठीक है, कोई और नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भैया मैंने अगर तुम्हें पढ़ाने का वादा किया है तो मैं ही तुम्हें परफॉर्मेंस दूंगा, क्योंकि ये बात मेरी, पढ़ाना मेरी स्किल पे डिपेंड है, तो कोई और तुम्हें आकर नहीं पढ़ा सकता। क्या मेरा एजेंट परफॉर्म कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसमें गजब की बात यह है कि एजेंट या कोई भी तीसरा बंदा परफॉर्मेंस देगा, बस उसमें क्या होना चाहिए सर? स्किल, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकते हैं,
बस क्या होना चाहिए सर, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। यानी कि बताओ, अगर एजेंट है या रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, विराट कोहली बीमार हो गया तो अनुष्का शर्मा खेल लेगी, मैं खेलूंगी आज, मैं खेलूंगी, देखती हूँ कैसे, ओ बॉलिंग डाल मैं खेलूंगी, तो भैया उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका एजेंट परफॉर्म नहीं कर सकता पर्सनल स्किल्स में। किसी की शादी हो रही है, ठीक है, तो तुम थोड़ी कह दोगे अरे मैं शादी करूंगा, मैं करूंगा, अरे ऐसा नहीं हो सकता, रे थर्ड पर्सन परफॉर्म कर सकता है, बिल्कुल परफॉर्म कर सकता है। मैंने कहा भैया मेरा भाई थर्ड पर्सन तुम्हें आके ये सौंप देगा, परफॉर्म कर सकता है, हाँ तुम जो हो प्रॉमिसी उसे एक्सेप्ट कर लोगे, सर आपकी जगह हम इससे सामान ले लेंगे, लेकिन वहां पर भी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, है ना, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। ठीक है मुन्ना मुन्नी, ये अभी हम पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे जॉइंट प्रॉमिसर। यानी इन सभी से क्या बात है सामने, अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है तो एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पर्सन ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकते हैं अगर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है सर, मजा आएगा सर। ये उन्हीं सबके एग्जाम्पल है, या पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो वही परफॉर्म करेगा। अगर पर्सनली स्किल इन्वॉल्व नहीं है, पैसे की लेन देन है, तो एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है। मृत्यु हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर पेंटिंग का केस है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है। और जॉइंट प्रॉमिसर अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये रहा सर जॉइंट प्रॉमिसर। सर 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 जॉइंट प्रॉमिसर की बात है ना, मेरे साथ जय वीरू बसंती, जय वीरू बसंती की बात करेंगे भाई बहनों, जय वीरू बसंती की बात करेंगे। सर तुम्हें याद आ गई होगी बात, जय वीरू बसंती ने जॉइंटली क्या ले लिया, लोन लिया फ्रॉम ठाकुर। ठीक है, सवाल पहला ये बना, टी किससे पैसा मांग सकता है, टी डिमांड मनी किससे, तो जज साहब ने बोला टी कैन डिमांड मनी फ्रॉम एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर, किसी से भी पैसा मांगा जा सकता है। समझ गए सर। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार ठाकुर साहब ने गुस्से में बसंती को खूब सुनाया कि तेरे चक्कर में जय और वीरू गब्बर को नहीं पकड़ रहे, टांगा चलाने में लग गए वो भी, है ना, राइट। 30,000 का लोन लिया और टांगा चला रहे हैं। बसंती के बाद बहुत बुरी लगी, बसंती ने क्या किया, बसंती पेड 100% टोटल अमाउंट 30,000 टू ठाकुर। सवाल ये बना, क्या बसंती पैसा डिमांड कर सकती है फ्रॉम जय एंड वीरू? आंसर क्या होगा पुष्पा, आंसर क्या होगा पुष्पा, आंसर होगा यस, बसंती कैन डिमांड 10,000 फ्रॉम जय एंड वीरू, जय एंड वीरू से वो पैसा डिमांड कर सकती है बाबू, कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बना, क्वेश्चन नंबर 3 ये बना, अगर भैया ठाकुर साहब ने बसंती के ऊपर, ठाकुर साहब का दिल बहुत बड़ा भैया, ठाकुर साहब का भैया दिल बहुत बड़ा है, ठाकुर साहब का भैया ठाकुर साहब का दिल बहुत बड़ा है। ठाकुर साहब ने बोला बसंती चल कोई बात नहीं, तू तो मेरी बालक जैसी है, बेटी जैसी है, अब तूने जो गलती कर दी, तुझे कभी पैसे की जरूरत हो मुझसे ले लियो, मैं कभी भी तुझसे पैसे नहीं मांगूंगा। ठाकुर साहब रिलीज बसंती फ्रॉम लाइबिलिटी, ठाकुर साहब ने बसंती को लाइबिलिटी से रिलीज कर दिया। क्या जय, अगर जय ने सारे पैसे पे कर दिए एंड इफ जय पेड 30,000 टोटल अमाउंट टू ठाकुर, क्या बसंती को पैसे देने पड़ेंगे? आंसर क्या लिखोगे, हाँ भैया हाँ देने पड़ेंगे भैया, बिल्कुल देने पड़ेंगे, यस। बसंती हैज टू पे हर शेयर टू जय को अपना हिस्सा देना पड़ेगा, बसंती को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया बात कही। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बना सर? क्वेश्चन नंबर 4 बना, मान लो किसी भी एक पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया, मान लो वीरू की फोटो बन रही है,
वीरू डिफॉल्ट, वीरू डिफॉल्ट बोलते जैसे इंसॉल्वेंट हो गया, तो उनकी डिफॉल्टिंग अमाउंट कौन झेलेगा? मरा नहीं है वो, डिफॉल्ट अमाउंट कौन झेलेगा? तो आंसर क्या बनेगा? जय एंड बसंती विल बियर डिफॉल्टेड अमाउंट। शेयर में और इक्वली, अगर इक्वल है तो इक्वली वो क्या करेंगे सर? इक्वली वो क्या करेंगे रे मुन्ना मुन्नी? इक्वली क्या करेंगे? इक्वली वो डिफॉल्टेड अमाउंट को बियर करेंगे अपना पैसे। मान लो जैसे 10,000 रुपए का डिफॉल्ट था, तो 5 जय देगा, 5 बसंती देगी। मान लो वीरू के डिफॉल्ट होने के बाद भी, वीरू के डिफॉल्ट होने के बाद भी 4,000 रुपए वीरू के पास से मिल गए, तो 4,000 मिल गए, बचे कितने? बचे कितने? 6। 6 में से 3 जय देगा और बसंती 3 देगी। और आखिरी सवाल, आखिरी सवाल भैया पता लगा बसंती भैया अल्लाह को प्यारी होली भैया, बसंती डाइड, अल्लाह को प्यारी होली भैया, बताओ क्या करें? अब क्या करें भैया, क्या करें? आंसर क्या होगा सर? जय देगा 10,000, वीरू देगा 10,000 और बसंती भैया अल्लाह को प्यारी होली निकल ली, तो क्या होगा रे भैया? क्या होगा? बसंती के लीगल हायर्स यानी मौसी, बसंती के लीगल हायर कौन है? मौसी, मौसी जी कूद जाऊंगा मैं, मौसी। जय वीरू एंड मौसी विल पे द मनी टू ठाकुर साहेब। सर ये 5 क्वेश्चन बनते हैं भांति भांति प्रकार के, जो इन सेक्शंस में लिखे गए। मौसी पैसा देगी 42 में लिखा, मौसी पैसा देगी 42 में लिखा। ठाकुर साहब किसी को भी परफॉर्म के लिए बुला सकते हैं, 43 में लिखा। ठीक है, राइट। बसंती पैसे देके आ गई, जय वीरू से मांगेगी, 43 पैरा 2 में लिखा। बसंती ने डिफॉल्ट कर दिया, 43 पैरा 3 में लिखा। और अगर ठाकुर साहब ने एक को रिलीज कर दिया तो सेक्शन 44 में लिखा। ये सेक्शन आप याद कर सकते हैं, ये सेक्शन आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना? राइट। हाँ सर समझ गए सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा आ गया। इस बार मानो भैया जय वीरू बसंती जॉइंट प्रोमिसर नहीं थे, इस बार जय वीरू बसंती जॉइंट प्रोमिसी हैं। जय वीरू बसंती इज जॉइंट प्रोमिसर नहीं, जॉइंट प्रोमिसी। और ठाकुर साहब ने लोन दिया नहीं, ठाकुर साहब ने लोन लिया। अब बताओ जय वीरू बसंती किससे डिमांड करें? एक ही क्वेश्चन बनता है, कैसे डिमांड करें? तो आप बोलोगे जय वीरू बसंती डिमांड फ्रॉम ठाकुर साहब एक साथ, ऑल द जॉइंट प्रोमिसर। चारों को, तीनों को इकट्ठा होना पड़ेगा, यानी कि 1% डिमांड नहीं कर सकता। जय अकेला जाके ठाकुर से पैसे नहीं मांगेगा, वीरू नहीं मांगेगा, बसंती नहीं मांगेगी, तीनों को एक साथ, तीनों को एक साथ ही पैसा मांगना है। समझ गए सर? अगर प्रोमिसी है तो तीनों को एक साथ पैसा मांगना होता है। जय वीरू बसंती का ही एग्जाम पे लिखा है। हाँ सर। अगली बात, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल एक्सेप्ट ऑफर ऑफ द परफॉर्मेंस। अगर प्रोमिसर ने कहा कि भैया परफॉर्म कर रहा हूं और प्रोमिसी बोल रहा है हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी, सर आज मत पढ़ाओ, सर आज मत पढ़ाओ, है ना? राइट। तो क्या होगा सर? मुझे अब दोबारा उस चीज को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस क्या चेक करना है, मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी, मैं तुम्हें पढ़ाने प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस नोएडा ही आया, और अगर कोई चीज सामान डिलीवर करना है तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी गई है चेक करने की। अगर तीनों बातें पूरी हैं तो मैं वो टॉपिक तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। 38 में लिखा है दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो इसका असर क्या होगा? इसका असर क्या होगा, यानी ऊपर वाले लॉ का असर क्या होगा? असर ये होगा कि मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं उस दिन का या फिर मेरा दिल निकला बहुत बड़ा निकला, मैंने कहा चलो जो क्लास तुमने आज नहीं पढ़ी, जो काम तुमने आज नहीं किया, उसका हर्जाना दे दो, बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखेंगे, बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखेंगे। जो तुम आज क्लास छोड़ रहे हो उसका मुझे डैमेज दे दो। सोनू सिंगर वाला एग्जाम्पल पढ़ेंगे।
सोनू सिंगर कह रहा है मैं आऊंगा गाना गाऊंगा, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगियां, है कि नहीं बात। लेकिन सोनू सिंगर गाना गाने नहीं आया। तो जब वो गाना गाने नहीं आया, मैनेजर ने बोला कि भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट या तो एंड करता हूं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा मैं क्या करूंगा, मैं 6th नाइट के डैमेज ले लूंगा। 6th नाइट के भैया तू क्या दे दे, 6th नाइट के तू मुझे डैमेज दे दे और 7th नाइट से कंटिन्यू कर ले। मैंने कहा चलो भैया ये बात भी सही है, ये आपको मौका मिलता है, ठीक है सर। तो 37 में क्या हुआ ये पढ़ा, 38 में उसका असर पड़ा, असर पड़ा, असर पड़ा, असर पड़ा। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, ठीक है। हाँ सर समझ में आ चुके बात। टाइम एंड प्लेस, अगली बात आती है टाइम एंड प्लेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें भैया एक बालक को पकड़ते हैं, है ना, इसमें एक बालक को लपेटते हैं और मान लो एक बालक है भैया, उसका नाम है हमारा हिमांशु बालक, है ना, हिमांशु। हिमांशु की जयमाला होनी है, विवाह संपन्न होने वाला है, विवाह पक्का हो चुका है। हिमांशु हमारे बलिया के रहने वाले हिमांशु भैया, मिस बलिया से उनका विवाह पक्का हो चुका है। हिमांशु भैया ने बोला जयमाला आनी चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से जयमाला आनी चाहिए, ठीक है ना, राइट। अब हिमांशु भैया पहले केस में जयमाला वाले को बोल के आ गए, भाई इस दिन मेरा विवाह है। अरे भैया रे, इस दिन मेरा विवाह है भाई, 30 फरवरी को मेरा विवाह है, 30 फरवरी को, है ना। चलो तुम कहोगे सर ये कौन सी डेट दे रहे हैं ना, 14 फरवरी को मेरा विवाह है, वैलेंटाइन डे वाले दिन, त्योहार वाले दिन। 14 फेब को शादी है, 14 फेब को ये ले पकड़ एड्रेस, जयमाला पहुंचा दीजो। तो बताओ जयमाला वो कब पहुंचाएगा भैया? दोस्तों जल्दी बता दो, सनी देवल पूछे जयमाला कब पहुंचाएगा, तारीख पे तारीख मिली है सर जयमाला पहुंचाएगा रीजनेबल टाइम तक। क्या सुबह जयमाला पहुंचा देगा वो तारों की छांव में? अरे तारों की छांव में बेचारी दुल्हन रो रही है, विदाई समारोह चल रहा है, क्राइंग सेरेमनी चल रही है, और तुम वहां पे जयमाला करवाओगे? पिटेगा नहीं पिटेगा? बिल्कुल पिटेगा। रीजनेबल टाइम होता है 8 बजे पहुंचा दे, 9 बजे पहुंचा दे, 10 बजे पहुंचा दे, रीजनेबल टाइम तक होना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगली बात सर, अगली बात, टाइम बता दिया है, टाइम बता दिया है, ठीक है, राइट। टाइम का यहां मतलब है दिन, दिन बता दिया, दिन। अगर दिन बता दिया है तो यूजुअल बिजनेस आवर, रीजनेबल आवर क्या होंगे सर? यूजुअल बिजनेस आवर में आपको काम करना है। रात को 1 बजे सामान देने डिलीवरी बॉय नहीं आ सकता, राइट। सर 47 कहता है यूजुअल बिजनेस आवर, बिजनेस के टाइम पे यूजुअल बिजनेस आवर में आपको पहुंचना है, ठीक है। अगर हिमांशु कह रहा है कि भैया मेरी शादी होगी लेकिन जयमाला तभी आएगी स्टेज पर जब मैं बोलूंगा, कि जब तक हिमांशु बोले नहीं तुम बिन हमारा जिया लागे ना, जब तक हिमांशु बोलेगा नहीं तब तक जयमाला नहीं आनी चाहिए। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होगा? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा जब प्रोमिसी अप्लाई करेगा, बोलेगा। क्या बोला सर? ये बोला कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दो। प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस, प्रोमिसी अप्लाई करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा सर? कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा रीजनेबल टाइम और प्रॉपर प्लेस पर जब प्रोमिसी अप्लाई करेगा। व्हाट इज द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, मैंने बताया हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। हिमांशु खुशी खुशी में इतना लोटपोट हो चुका था कि उसने ना ही ये बोला कि कब परफॉर्म करना है, ना ही उसने प्लेस डिसाइड किया, यानी कि ना ही वो एड्रेस दे के गया, ना ही वो प्लेस दे के गया, राइट। वे प्रॉमिस टू परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन, और प्रॉमिसी
कोई एड्रेस नहीं देगा, ये बता के इन्हें कब परफॉर्म करना है। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट कहां होगा, बताओ कॉन्ट्रैक्ट कहां परफॉर्म होगा, कैसे परफॉर्म होगा। सर रीजनेबल, जब टाइम नहीं था तो रीजनेबल टाइम है, यहाँ प्लेस नहीं है तो रीजनेबल। अरे नलायको, रीजनेबल प्लेस क्या हो, काली घाटी के पीछे। तो भैया काली घाटी के पीछे जाओगे क्या भैया, रीजनेबल प्लेस पे आ जाओ, काली घाटी के पीछे आ जाओ। पीछे देखो, पीछे पीछे देखो पीछे। अरे काली घाटी के पीछे क्या मिल जाएगा, यानी देयर इज नथिंग लाइक रीजनेबल प्लेस। रीजनेबल प्लेस की कोई भी कानूनी चीज नहीं होती, रीजनेबल प्लेस क्या होगा। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होगा, जो बेचारा प्रॉमिसर है, दुकान वाला जयमाला वाला क्या करेगा सर, फोन करेगा हिमांशु भैया को, ए हिमांशु, ए बलिया, अरे भैया पगला गए हो क्या, ना एड्रेस दिए हो ना बताए हो कहाँ पे आना है। तो जयमाला वाला अप्लाई करेगा हिमांशु को कि भैया मुझे प्लेस बता दो ताकि मैं वहां पर पहुंच पाऊं। ठीक है, बात समझ में आ गई सर। और आखिरी बात आती है, अगर परफॉर्मेंस होनी है बिल्कुल प्रॉमिसी के हिसाब से, तो जज साहब ने कहा भैया मियाँ बीवी राजी का करेगा काजी भैया, तो उसके हिसाब से कर लेंगे। जैसे कि ए को देने हैं, ओ उसका मतलब होता है देने हैं, ए को देने हैं 2 लाख रुपए। बी एक्सेप्ट सम ऑफ ए इज गुड इन डिफॉल्ट डिडक्शन ऑफ द डेट। ठीक है, राइट, कि भैया ठीक है तू कुछ पैसे काट कर ए को देने हैं, बाकी डेट की पेमेंट कर दे। तो भैया इसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस जो है परफॉर्म हो सकती है एट एनी टाइम विच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब और सेंशन, जैसे प्रोमिसी बताएगा उसी टाइम पे परफॉर्मेंस होगी और उसी एडजस्टमेंट के हिसाब से परफॉर्मेंस की जा सकती है। ठीक है ना, राइट। समझ में आ गई बात सर, मजा आ गया सर। बिल्कुल सही। ये जितने भी सेक्शन हमने पढ़े ऊपर, ये उन सब का एसआर के बना के दिया है, शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। सर बताओ जिंदगी में टाइम एसेंस होता है क्या, टाइम जरूरी होता है। हाँ सर, शादी ब्याह वाला जैसा केस हो उसमें टाइम बहुत जरूरी होता है, ऐसे टाइम बहुत जरूरी होता है अगर किसी भी चीज में टाइम बाउंड परफॉर्मेंस करनी हो। जैसे कि भैया मुझे तुम्हें पढ़ाना, तुम्हारा कोर्स खत्म करना है एग्जाम से पहले, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ टाइम बाउंड। तो सेक्शन 55 ये बोलता है अगर टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, यस, पार्टीज का जो काम होता है वो क्या होता है, स्पेसिफाइड टाइम बाउंड होता है। क्या होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे नहीं हुआ, तो कई बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे नहीं हुआ तो वॉइड होता है, बिल्कुल गलत जवाब। जज सामने का कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि वॉइड कह दे, प्रोमिसी उसको कहता था चल जा जी ले अपनी जिंदगी, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, क्योंकि प्रोमिसी चाहे तो माफी दे सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा। ठीक है सर, राइट। तो टाइम अगर दिया है तो उसी टाइम पे काम करना है, अगर टाइम नहीं दिया तो रीजनेबल टाइम पे काम करना है। रीजनेबल टाइम क्या होता है, मैटर ऑफ फैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इन शॉर्ट, अगर टाइम पे काम पूरा नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं, वॉइडेबल होता है सर। मजा आ गया सर। सर रेसिप्रोकल, दूल्हे की सालियों अरे दुपट्टे वालियों जूते दे दो अरे भैया जूते दो पैसे लो, यानी ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है दो लोग आपस में जो प्रॉमिस करते हैं वो रेसिप्रोकल होता है। तुम्हारा मेरा प्रॉमिस रेसिप्रोकल है, दुनिया के सारे प्रॉमिस रेसिप्रोकल होते हैं। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम मुझे फीस दोगे, मेरा फीस देने का प्रॉमिस, तुम्हारा पढ़ाने का प्रॉमिस, ये रेसिप्रोकल है। ठीक है ना। सबसे पहला रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस प्रॉमिस को हम क्या बोल देते हैं अकाउंट्स की भाषा में, कैश सेल्स। दोनों बातें एक साथ पूरी, दोनों काम एक साथ पूरे। क्या बोला, रेसिप्रोकल प्रॉमिस में कुछ ऑर्डर पहले से ही फिक्स होता है, एक्सप्रेसली भी फिक्स होता है, इम्प्लाइडली फिक्स होता है। जैसे बैंक कह रहा है मैं लोन दूंगा अगर तुम सिक्योरिटी गिरवी रखोगे, तो गिरवी रखना पहले से ही ऑर्डर क्या है, फिक्स है। ठीक है ना।
राइट। कई बार ये ऑर्डर पहले से ही फिक्स होता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से। जैसे एग्जांपल क्या है भैया, ए ने कहा भाई मैं तुझे सामान दे दूंगा, बी ने कहा ठीक है भैया मैं तुझे अपना गोल्ड गहना पैसा या कह दो घर गिरवी रख दूंगा। ए को देने की जरूरत ही नहीं है स्टॉक जब तक कि वो सिक्योरिटी गिरवी ना रख दे। तो यानी रेसिप्रोकल प्रॉमिस में हमें पहले से पता होता है कि भैया पहले तुम्हें ऑर्डर में परफॉर्मेंस तुम्हें पहले पूरी करनी है, फिर मैं पूरी करूंगा। ठीक है। अगर जिसको पहले ऑर्डर देना था या पहले काम करना था उसने वो काम नहीं किया, ठीक है ना, फेल्स टू परफॉर्म, तो ही कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस ऑफ अदर प्रॉमिस। तो दूसरे की परफॉर्मेंस को आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए ने बी का शिप मंगाया कि भैया, ए ने हायर किया बी का शिप कि भैया मैं कलकत्ता से मॉरिशस सामान भेजूंगा। ए भाई साहब इतने नाटकबाज निकले कि शिप तो आया पर ए ने डब्बे ही ना दिए। अगर ए ने डब्बे नहीं दिए तो ए अब बी के ऊपर ये क्लेम नहीं कर सकता कि तूने सामान क्या नहीं भेजा, मॉरिशस नहीं भेजा। तो भैया अगर ए वो काम नहीं कर रहा तो दूसरे को सेकंड पार्टी को परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू परफॉर्म। बहुत बढ़िया बात कही। ऐसी भैया ए ने बोला कि भैया मैं लकड़ी का सामान बनाता हूं, तेरे यहां बना दूंगा, ले चल। बी ने उसे लकड़ी देने से मना कर दिया तो ए ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं करेगा। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में अगर दूसरा बंदा परफॉर्म नहीं करता तो सेकंड पार्टी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है ना, राइट। अगली बात, रेसिप्रोकल प्रॉमिस में एक पार्टी कह रही है कि भैया परफॉर्म मत करो, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, वॉइडेबल हो जाएगा। ए को रोका गया परफॉर्म करने से तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही सर। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बहुत ही शानदार जानदार तुच्छ सा टॉपिक। अगर याद होगा एग्जाम्पल, मान लो भैया मैंने तुम्हें 3 चीजें बेची। मैंने तुम्हें बेचा मोबिल, फिर मैंने तुम्हें बेचा एक पेन, है ना, हाँ सर, और एक मैंने तुम्हें बेचा, और क्या बेच सकते हैं, लैपटॉप। मान लो मोबाइल की कीमत 10K, लैपटॉप की कीमत 20K, पेन की कीमत 5K। तो रेशियो क्या बना, रेशियो बन गया हमारा यहां पर अगर देखा जाए तो 2:1:4। ठीक है, ये रेशियो बन गया एक तरीके से। हाँ सर, पहला सवाल, मेरे सवालों का जवाब दो ना। अब जब मैंने तुम्हें बेचा, यू पेड 22,000 रुपीज, तुमने मुझे 22,000 रुपया दिया। अब सवाल ये उठा कि भैया मैं 22,000 रुपये पहले किस में लगाऊं, पहले मोबाइल में लगाऊं, पहले पेन में लगाऊं, या पहले लैपटॉप में लगाऊं। तो जज साहब ने बोला जिसको बेचा है डेटर वो बताएगा। तो तुमने बोला सर पहले लैपटॉप में लगा दो और फिर पेन में लगा दो। तो 20K मैं लैपटॉप में लगा दूंगा, 2K मैं पेन में लगा दूंगा, बाकी लाइबिलिटी जिंदा रह जाएंगी। यहाँ 3,000 की लाइबिलिटी रह गई और यहाँ पे 10K की लाइबिलिटी रह गई। ठीक है सर, तुम बताओगे, तुम है ना, कौन बताएगा मुझे, तुम बताओगे, यू विल टेल। इसका मतलब क्या होगा सर, तुम मुझे बताओगे तो एप्रोप्रिएशन में तुम्हारे हिसाब से करूंगा। सर तुमने अगर कुछ नहीं बताया तो क्या होगा, अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो क्या होगा, तो मैं उस पैसे को अप्लाई करूंगा अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी, माई लाइफ माई रूल, मेरी मर्जी, है ना। तो क्रेडिटर अप्लाई कर देगा अपनी मर्जी से। अब मैंने कहा भैया 22,000 रुपये हैं,
मैं 10 के यहाँ लगा रहा हूँ, 5 के यहाँ लगा रहा हूँ और 7 के यहाँ लगा दूंगा, राइट। तो 20 में 7 गए, 13K की लायबिलिटी बचेगी, ये नील हो जाएगी और ये नील हो जाएगी। तीसरा केस, हमने गाना गाया, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा कहा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा कहा। तो भैया ना ही क्रेडिटर अपनी मर्जी से अप्लाई कर रहा, ना ही डेटर ने बताया, ना ही डेटर ने बताया। तुम कौन हो डेटर? ना ही डेटर ने बताया। तो जज साहब ने बोला भैया अब लगा लो फीफो मेथड। क्या लगा लो? फीफो मेथड लगा लो। जो पहले बेचा गया पहले पैसा उसमें अप्लाई होगा। तो मान लो पहले बेचा गया पेन, पहले बेचा गया पेन, फिर बेचा गया मोबाइल, या फिर बेचा गया लैपटॉप और थर्ड नंबर बेचा गया मोबाइल। तो पहले मैं 5,000 रुपये 22 में से 5 यहाँ लगा दूंगा, 15 बचे, 15 में के 15 में फिर यहाँ लगा दूंगा, ठीक है ना, राइट। तो सर लायबिलिटी कैसे बच जाएगी? इसकी लायबिलिटी पूरी बच जाएगी 10K, इसकी लायबिलिटी पूरी बच गई 10K, इसकी लायबिलिटी होगी 0 और इसकी लायबिलिटी बच गई 5K। अब ऐसे ऐसे लायबिलिटी बच जाएगी क्योंकि मैंने फीफो मेथड, जो पहले बेचा पहला पैसा उसे लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4 आया सर, पहले बेचा ही कुछ नहीं, सारे के सारे एक साथ गठरी बना के बेचे, सारे के सारे एक साथ गठरी बना के बेचे। तो जज साहब ने कहा अगर सारे एक साथ गठरी बना के बेचे हैं और फीफो मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है तो रेशियो लगाएं, रेशियो लगाए रे पुष्पा, फ्लावर नहीं बनने का फायर बनने का है, रेशियो लगाएं, रेशियो क्या था सर? 22,000 रुपया को बाँचो 2:1:4 में बांट देंगे और मोबाइल की, लैपटॉप की और पेन की लायबिलिटी ऐसे पूरी हो जाएगी रे बाबू, ऐसे पूरी हो जाएगी। समझ गए मुन्ना मुन्नी? समझ गए सर, मजा आ गया सर। आपके चारों के चारों क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो भी हमने नोट कर लिए हैं। तो भैया डेटर लगाएगा 59, क्रेडिटर लगेगा 60, यानी कि ये हुआ सेक्शन 59, ये हुआ सेक्शन 60 और तीसरा और चौथा हुआ हमारा सेक्शन 61। इन सेक्शंस ने हमें इन बातों का जवाब दे दिया। मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया सर। सक्सेशन एंड असाइनमेंट सर बोलो जय महेश मते, जय महेश मते। अगला राजा अमेंद्र बाहुबली होंगे सर जी। इसे बोला गया सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है पापा जो उत्तराधिकारी बनाएंगे, पापा की लायबिलिटी भी मैं लूंगा और पापा का एसेट भी मैं लूंगा। यानी कि सक्सेशन का मतलब होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी बर्डन और बेनिफिट दोनों ट्रांसफर किए जाते हैं। एग्जाम्पल भी पापा बाहुबली का दे रखा है, पापा बाहुबली का दे रखा है। एसेट्स एंड लायबिलिटी, डेट और एसेट दोनों ही ट्रांसफर किए जाते हैं, राइट। हाँ समझ में बात। असाइनमेंट का मतलब होती है, असाइनमेंट का मतलब होती है ओनली एंड ओनली बेनिफिट देंगे, लायबिलिटी नहीं देंगे। लायबिलिटी नहीं जाती है, लायबिलिटी नहीं जाती है, अरे पुष्पा सिर्फ बेनिफिट जाता है। कैसे सर? मैंने कहा अगली क्लास मेरी जगह पर पढ़ाने आएंगे मुरली प्रसाद शर्मा। तो मुरली प्रसाद शर्मा जी पढ़ाने आए, इन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया, तो मैं बहुत मजा आया, तो मुझे फीस उनको देनी पड़ेगी, यानी एसेट चली गई। लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल ही मजा नहीं आया, कानू कच्छू भी मजा नहीं आया, तो क्या लायबिलिटी उनके ऊपर चली जाएगी? भैया मैं कुछ नहीं जानता, उनसे पढ़ना पड़ेगा? नहीं। तो जज साहब ने बोला पढ़ाना आपको ही पड़ेगा। अच्छा पढ़ाया तो एसेट चली जाएगी, लेकिन अगर अच्छा नहीं पढ़ाया तो लायबिलिटी नहीं जा सकती, लायबिलिटी लौट कर सर पे आएगी, लायबिलिटी लौट कर सर पे आएगी। टन 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 टन। इसलिए क्या कहा गया कि भैया सिर्फ फायदा जाता है, लायबिलिटी नहीं जा पाएगी, लायबिलिटी तो लौट के वापस ही सर पे आएगी। तो द डेटर कैन नॉट बी थ्रू असाइन रिलीव हिमसेल्फ फ्रॉम लायबिलिटी टू क्रेडिटर। अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं और मुझे तुम्हें पैसे देने हैं, तो मैं नहीं बोल सकता मेरी जगह जाकर पराग सर से पैसे ले लो,
ठीक है ना। अगर मैंने बोला पराग सर से नहीं दिए पैसे तो लाइबिलिटी वापस ही मेरे ऊपर आएगी, मुझे ही तुम्हें पैसे लौटाने हैं, मैं पराग सर के ऊपर टालम टोल नहीं कर सकता। अगर पराग सर के ऊपर टालम टोल करनी है बात, पराग सर को ही पैसा देना है, तो इस केस में पराग सर को क्या करना पड़ेगा, यस बोलना पड़ेगा कि आई विल पे। पराग सर बोलेंगे सर आई विल पे अंकुर सर लाइबिलिटी, मैं अंकुर सर की लाइबिलिटी मैं पे करूंगा। जब तक वो ये बात ठोस सबूत के साथ हमें नहीं दे देंगे तब तक लाइबिलिटी पराग सर के ऊपर नहीं जा सकती। यानी कि असाइनमेंट का मतलब होता है लाइबिलिटी किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक लाइबिलिटी को लेने वाला खुद हाँ ना कर दे। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। जय महेश मते, मजा आ गया सर, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। गजब की बात पढ़ाई सर आपने, बहुत गजब की बात पढ़ा दी सर। ऐसी बातें हम कभी नहीं भूल पाएंगे अपने जीवन में। सर 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 अरे सर 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 क्या पढ़ना है, डिस्चार्ज। अगला कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा, भाई बहनों कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए 1 2 3 4 5 6 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जो अभी भी बताया, एक तरीका होता है जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 में हमने ये पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है उसे पूरा करके, परफॉर्म करके, अपनी ऑब्लिगेशन निभाकर। कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, डिस्चार्ज बोले तो खत्म, बोले तो खल्लास, खत्म किया जा सकता है ब्रीच, धोखा देकर। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 अपने नोट्स के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से, ये पढ़ेंगे अभी हम, लॉ के द्वारा ये पढ़ेंगे हम, यम पॉसिबिलिटी ये पढ़ेंगे हम, और टाइम के लैप्स होने से ये पढ़ेंगे हम। यानी कि ये 4 बातें हमें चैप्टर नंबर 9 समझाता है, 9 समझाता है। ठीक है ना। ब्रीच पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया बात आपने कही, ये हमने पढ़ लिया, ये हम पढ़ेंगे। और अभी हमें ये 4 बातें पढ़नी है। 4 बोतल ओट का चाम मेरा रोज का, 4 दिन की चांदनी फिर मेरी रात, जीने के हैं 4 दिन। ओ 4 की बहुत इंपॉर्टेंट महिमा है। 4 लोग क्या बोलेंगे, पढ़ लो बे, पढ़ लो, कुछ गड़बड़ हो गया एग्जाम में तो 4 लोग क्या बोलेंगे, अरे 4 पैसे कमाओगे पढ़ लोगे तो बाबू 4 पैसे कमा लोगे। सर सबसे पहला डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रखी है, ये वाला गाना गाते हुए। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है खुशी खुशी, खुशी ए खुशी, खुशी कह रही सर बताओ, अरे खुशी खुशी क्या कर लेना, ब्रेकअप कर लेना, खुशी खुशी अलग हो जाना, खुशी खुशी ब्रेकअप, ब्रेकअप लिख देता हूँ, तुम्हें तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। तो खुशी खुशी क्या कर ले सर, ब्रेकअप कर ले, ब्रेकअप। अगर भैया खुशी खुशी ब्रेकअप कर लिया ना भैया, अगर भैया खुशी खुशी ब्रेकअप कर लिया तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना आपसी समझौते से। सबसे पहला म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिस्चार्ज करेंगे नोवेशन। अगर हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नया बनाया है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नया बनाया है उसे बोलते हैं नोवेशन। जैसे पार्टनरशिप में होता है कि हमने पीएसआर चेंज कर लिया, पीएसआर न्यू कर लिया, नया कॉन्ट्रैक्ट। हमने कोई एडमिशन कर लिया, रिटायरमेंट कर लिया, नया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, एडमिशन रिटायरमेंट। जैसे देखो मान लो शुभ को देने थे कुछ पैसे मंगल को, इन दोनों ने कहा कि भैया पैसे शुभ नहीं देगा, सावधान देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मंगल ने एक्सेप्ट कर लिया सावधान एज अ डेटर। पहले शुभ थे, मंगल थे, फिर सावधान आ गए। मंगल ने कहा ठीक है मैं सावधान से पैसे ले लूंगा, शुभ की जगह में
सावधान से पैसे लूंगा। सावधान ने क्या बोला? यस, मैं शुभ को पैसे नहीं दूंगा, मैं मंगल को पैसे दे दूंगा। तो ओल्ड डेट, एस और एम का ओल्ड डेट खत्म हो गया, एम और एस का न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसे बोला गया नोवेशन। बहुत बढ़िया बात। रिसेशन का मतलब प्योर ब्रेकअप, प्योर ब्रेकअप है कि नहीं बात? ठीक है ना। सैया जी के साथ मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सवेरे उठ के मैंने ब्रेकअप कर लिया, ये तूने क्या कर दिया? ब्रेकअप कर, प्योर ब्रेकअप। खुशी खुशी तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। आज के बाद बोलो पेंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। ना मैं तुमसे कुछ लूंगा, ना तुम मुझसे कुछ लेना, हमारे पुरानी बातें कैंसिल हो चुकी हैं, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट का जन्म नहीं होगा। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, ठीक है? तुम अपने यहाँ पार्टी दो, मैं अपने यहाँ पार्टी दूंगा, ठीक है? हनी सिंह का गाना गाते हुए। ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी पार्टीज की टर्म्स में, सिर्फ और सिर्फ किसमें सर? टर्म्स में चेंज करना है, टर्म्स में चेंज करना है ओनली। जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो टर्म्स में चेंज होगा, पार्टीज में चेंज नहीं होगा। सर इसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट होती है बहुत तगड़ी, इसमें सर नोवेशन और ऑल्ट्रेशन में। पहला सवाल, पार्टीज चेंज होती हैं नहीं होती हैं? दूसरा सवाल, टर्म्स चेंज होती है नहीं होती हैं? नोवेशन में पार्टीज चेंज हो सकती हैं, ऑल्ट्रेशन में पार्टीज चेंज नहीं होती। नोवेशन में टर्म्स चेंज होती है, ऑल्ट्रेशन में टर्म्स ही चेंज होती हैं, पार्टीज चेंज नहीं होती। तो यानी कि अगर टर्म्स में कोई भी बात में टर्म्स चेंज हुई है, पार्टीज चेंज नहीं हुई, तो टर्म्स में चेंज होना नोवेशन भी है प्लस ऑल्ट्रेशन भी है। यानी चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इंक्लूड नोवेशन एज वेल एज ऑल्टरेशन। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? मजा आ गया सर। रेमिशन का मतलब होता है बार्गेनिंग में छोटे अमाउंट पे सेटल कर देना। चाकू कह रहा 5,000 देने, छुरी कह रही मैं ना दे रही, चाकू कह रहा चल 2,000 दे, केस रफा दफा कर। दिस इज कॉल्ड रेमिशन। 2,000 में पूरा केस सुलटा दिया। और आखिर में आ गए भैया, अरे भाई जाओ भाई जाओ सिमरन जाओ, जी ले अपनी जिंदगी। वेवर का मतलब होता है 100% सामने वाले को खुशी खुशी माफ कर देना। ठीक है ना। सिमरन को प्रॉमिस किया कि मैं बाबूजी मैंने पहले कहा था बाबूजी कि मैं पेंटिंग बनाऊंगी, लेकिन बाबूजी ने बाद में सिमरन को बोल दिया अरे सिमरन जाओ भाई जाओ, जी ले अपनी जिंदगी, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। 100% माफ का मतलब होता है वेवर। फिर आता है मर्जन ऑफ राइट। मर्जन ऑफ राइट का मतलब मैंने तुम्हें बताया कि भैया नदी और बूंद सागर में जाके मिल जाती है। नदी और बूंद सागर में जाके मिल जाती है, तो नदी और बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वो अपने आप को सागर ही कहलाई जाएगी, नदी नहीं कहलाई जाएगी। ऐसे अंकुर सर एक जगह जाके पढ़ाते हैं और पार्ट टाइम लेक्चर लेते हैं। कॉलेज वालों ने बोला फुल टाइम कर लो, फुल टाइम। तो जब मैंने वहां फुल टाइम ज्वाइन कर लिया तो पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली मर्ज हो गया फुल टाइम में। इसे बोलते हैं मर्जर ऑफ राइट। बब्बू गोसे ने जमीन किराए पे ली, बाद में उसी जमीन की ओनरशिप खरीद ली, ओनरशिप ले ली, तो जज साहब ने बोला लीज का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ओनरशिप में डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया। यानी नदी सागर में मिलके सागर हो गई, नदी नहीं रही। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। सभी बच्चे कह रहे हैं सर बहुत मजा आया। लॉ क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लॉ ने कहा डेथ हो गई खत्म, इंसॉल्वेंसी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तुमने बहुत बड़ा कोई बदलाव कर दिया, 1:1 था, तुम 4 लगा के आ गए विदाउट एनी परमिशन अप्रूवल, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अगर एंडोर्स करके मैंने चेक एंडोर्स किया, मैंने हिमांशु को दिया, हिमांशु ने स्काई को दिया, स्काई ने सागर को दिया, सागर ने कनिष्क को दिया, कनिष्क ने घूम के मुझे दे दिया, तो मैंने ही चेक इशू किया, घूम फिर के मेरे पास आ गया। मैं ही क्या था? देने वाला, और मैं ही लेनदार बन गया।
तो जज साहब ने कहा प्रोमिसर प्रोमिसी बन चुका है, तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल, है कि नहीं बात, राइट। अब अपने खाते से पैसे निकाल के अपने खाते में थोड़ी डालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। सर अगली बात इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड, अगर एग्जाम में आती है ना मुन्ना मुन्नी, एग्जाम में आती है तो ये वाली बात पूछने की संभावना है। ना पाटेकर कहते अच्छा है बहुत अच्छा है, ये अपने छोटे दिमाग में बात डाल ले, ए पुष्पा छोटे दिमाग में बात डाल ले, अब तक 56। सर दो तरह की यम पॉसिबिलिटी होती है, दो तरह की यम पॉसिबिलिटी होती है। एक इम्पॉसिबिलिटी होती है जब कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पर ही मुझे पता होता है कि ये बात पूरी नहीं हो सकती। एक इम्पॉसिबिलिटी होती है जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पता लगता है अरे भैया रूरी दादा जेका हुई गवा, अब कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना। तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही अगर आपको पता है कि ये बात पूरी नहीं हो सकती तो इसे बोलेंगे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। अब एक एक करके केस देखेंगे। बोथ दोनों प्रोमिसर और प्रोमिसी को पता है ये काम पूरा नहीं हो सकता, जैसे इसी को हम पढ़ते थे बचपन में, बायलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक याद आ गया, यही उम्र है कल ने गलती से मिस्टेक, सेक्शन 20, बी से बायलैटरल, बी से 20 है ना, यहां पढ़ा था हमने, सेम एग्जाम्पल पढ़ा, सेम एग्जाम्पल। क्या सर कि भैया हमने हॉर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, हमें पहले से क्या है सर, सॉरी ये बायलैटरल मिस्टेक ये होगा, ये हाँ ये वाला है ना, सेक्शन 20 वाला, ये दोनों ही पार्टी को क्या है अननोन है, तो इसको यहां लिख देते हैं, ये वाला यहां पढ़ेंगे सर, बायलैटरल मिस्टेक है ना, यह है ना। अब यहां क्या है सर, जहां दोनों ही पार्टी को पता है कि ऐसा पूरा नहीं हो सकता, जैसे मरे हुए को जिंदा कर देना, दोनों पार्टी को पता है, मैं 7 समुंदर लगातार तैर के पार कर दूंगा, ये दोनों पार्टी को पता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा। बायलैटरल मिस्टेक का नीचे दोनों पार्टी को नहीं पता, दोनों पार्टी को नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता, जैसे सेम एग्जांपल हमने 20 में पढ़ा कि जिस घोड़े का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों पार्टी को नहीं पता, घोड़ा बेचारा अल्लाह को प्यारा हो लिया एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट, तो ये क्या होगा, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी नॉट नोन, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी नोन, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी नॉट नोन। अगली बात, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी नोन बाय द प्रोमिसर ओनली, जैसे शादी वाला कॉन्ट्रैक्ट। कपिल शर्मा की पिक्चर आई थी, मैंने तुम्हें दिखाई भी थी, किस किस से प्यार करूं। कपिल शर्मा को जब पहले से ही पता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है, भाई और बहनों पहले ही शादीशुदा है, तो एज पर हिंदू लॉ दूसरी शादी वो नहीं कर सकता जब तक या डिवोर्स न दे दे या पहली बीवी को न लुढ़का दे, सर दूसरी शादी करना वॉइड है। तो कपिल शर्मा को पता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ये इम्पॉसिबल है परफॉर्म होना, इसे बोलते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी नोन बाय द प्रोमिसर। समझ में आ गई बात सर। अगला सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो पॉसिबल था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बाद सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट के बाद इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई, जैसे फॉर एग्जांपल डेथ। सजनी गजनी मेहंदी है रचने वाली गाना गाया सजनी ने, सजनी गजनी का विवाह पक्का हो गया, विवाह तिथि भी करीब आ रही है, लेकिन विवाह से पहले गजनी अल्लाह को प्यारा हो लिया, तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब पॉसिबल था, बाद में इम्पॉसिबल हो गया, इसलिए इसे बोला जाता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। तो सर क्या हुआ सर, इन सबके एक एग्जाम्पल है, रीजन डेथ, बाद में एक्सीडेंट, कोई चीज जो होनी जरूरी थी वही नहीं हुई, इंसॉल्वेंसी या पागल हो जाना, लॉ ने क्या किया बैन कर देना, या वॉर हो जाना, इन सभी चीजों से इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है, डेथ हो गई या फिर भैया सारी क्रॉप जल गई,
रोमियो खुशी में पागल हो गया, अरे भैया रे, ठीक है ना। कोई बंदा बहुत ज्यादा बीमार हो गया, राइट, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया या गवर्नमेंट ने तुम्हारी कोई भी जमीन जब्त कर ली, तो इन ये सब चीजों के कॉन्ट्रैक्ट बाद में बेकार हो जाते हैं ड्यू टू डेथ, वॉर, डिस्ट्रॉय या बीमारी की वजह से। सर ये एसआर क्या है, बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए। अगर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है वॉइड वॉइड और वॉइड, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बोलता है, यानी कि जो पैसा मैंने लिया दिया, पैसा वापस करना पड़ेगा, सामान वापस करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो भी लेन देन है बिल्कुल बराबर बराबर क्या करना पड़ेगा, लेन देन वापस करनी पड़ेगी। जैसे ये बाबा साइकिल ने बोला मैं गाऊंगा 1 करोड़ रुपए एडवांस दे दो, अगर बाबा साइकिल बीमार हो गए और कॉन्ट्रैक्ट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड हो गया, तो बाबा साइकिल को रिफंड करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन के हिसाब से रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी मैंने तुम्हें बताया था, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है तो प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन लगता है सेक्शन 64 के हिसाब से, यानी कि 65 लगता है रेस्टिट्यूशन जब वॉइड हो और 64 लगता है जब वॉइडेबल हो। तो 64 और 65 दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं। बोलो सर, क्या बोला, मजा आ गया सर। सर आखिरी बात, लैप्स ऑफ टाइम। भैया टाइम खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। 3 साल टाइम बार्ड है, 12 साल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए टाइम बार्ड होता आता है, ठीक है ना। तो कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी टाइम पीरियड खत्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती, ठीक है भैया। हाँ सर, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आया तो मैंने तो सॉल्यूशन दे दिया, अब इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में। सर स्टेप नंबर 1 में मैं लिखूंगा प्रोविजन, ठीक है ना। फिर मैं लिखूंगा एनालिसिस। प्रोविजन में क्या लिखूंगा, प्रकाश उजाला रोशनी में एग्री हुआ, उजाला रोशनी को डेटर मान रहा है इंस्टेंट ऑफ प्रकाश। प्रकाश कह रहा है मैं पैसे नहीं दूंगा, रोशनी तुझे पैसे देगी। उजाला भी कह रहा है ठीक है मैं रोशनी से पैसे ले लूंगा, रोशनी भी कह रही है यस आई विल पे। क्या कोई बालक बताएगा, क्या कोई बालक बताएगा ये किस में आया सर? सर ये हुआ है हमारा नोवेशन। क्या हुआ सर हमारा नोवेशन। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नोवेशन लिखना पड़ेगा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, राइट। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म बाय, परफॉर्म कहते हो डिस्चार्ज, कैन बी डिस्चार्ज, ज्यादा वर्ड अच्छा लगा, कैन बी डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा। अब म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होता है, तो हमें म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिस्चार्ज करने के लिए ये लाइन यहां से याद करनी है। सर कैसे याद करनी है, ये और फिर सेक्शन 62 लिखना है और विद एग्जाम्पल लिखना है। अब मैं उसके आगे क्या लिखूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट इट कैन ऑल्सो बी डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, राइट। सबसे पहला नोवेशन, ये लिखना पड़ेगा, ये डिट्टो तुम्हें जीकेपीएल करना पड़ेगा, डिट्टो तुम्हें जीकेपीएल करना पड़ेगा। क्या जीकेपीएल करूंगा, नोवेशन मींस सब्स्टिट्यूटिंग द न्यू कॉन्ट्रैक्ट
with the original one, substituting the new contract with the original one. Such new contract may be either with the same parties or between the different parties. On novation, फिर ये लिखना पड़ेगा, on novation, old contract is discharged and need not to be performed and new contract comes into existence. सेम एग्जाम्पल केस स्टडी बन के आ गया है, सेम एग्जाम्पल केस स्टडी बन के आ गया है ना, किसके थ्रू सर? प्रकाश उजाला रोशनी के थ्रू. सब्स्टिट्यूटिंग द न्यू कॉन्ट्रैक्ट द ओरिजिनल वन एंड ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज. तो ये बातें हमने लिखी. नोवेशन इज सब्स्टिट्यूटिंग द न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट either by changing parties or changing the terms of contract. फिर क्या लिखूंगा? There is no need to perform old contract, no need to परफॉर्म ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है? ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो चुका है. ये सेक्शन 62 कहता है. फिर आप ये भी लिख सकते हो इन नोवेशन, जैसे लिख दो नोवेशन कैन बी डन बाय चेंज इन टर्म्स और बाय चेंज इन पार्टीज. अब इसका एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं? ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिखो? ऐसे लिख दो, ए ओज मनी टू बी. ए को पैसे देने हैं बी को. C agree to become debtor and will pay money to B. वो कह रहा है भैया A की जगह मैं दूंगा, money to B in place of A, है ना. B accept the C as a debtor. This is नोवेशन. ये नोवेशन हो गया. अब मैंने क्या किया? अब मैंने ये लॉ लिख दिया, प्रोविजन लिख दिया, स्टेप नंबर 1 पूरा कर दिया. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लिखूंगा एनालिसिस. इन द प्रेजेंट केस कौन किसे पैसे देने को तैयार है? रोशनी कह रही है कि मैं उजाला को पैसे दे दूंगी. इन द प्रेजेंट केस रोशनी एग्री टू पे मनी टू उजाला इन प्लेस ऑफ प्रकाश. प्रकाश की जगह रोशनी कह रहे मैं पैसे दूंगी, है ना. एंड उजाला एक्सेप्टेड रोशनी एज अ डेटर. उजाला कह रहा है मैं रोशनी को डेटर मानने के लिए तैयार हूं. इस केस में क्या हुआ? देयरफॉर एज पर अफोरसेड प्रोविजन, एज पर अफोरसेड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 62 कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बिटवीन
बिटवीन प्रकाश एंड उजाला, क्योंकि रोशनी कह रही है ना उजाला को देने के लिए, प्रकाश एंड उजाला, डिस्चार्ज एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रोशनी एंड उजाला comes into existence. Therefore this is valid novation contract in which old contract need not to be perform, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। यही हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। तो मुन्ना मुन्नी इस तरीके से आप एग्जाम में लिख के आएंगे। रे पुष्पा, ये आपकी परफेक्ट प्रेजेंटेशन है, यही आप एग्जाम में ऐसे लिख के आएंगे। तो आप लिखोगे यस, क्या उजाला से पेमेंट मांग सकता है? तो आप लिखोगे यस, उजाला कैन क्लेम पेमेंट फ्रॉम रोशनी। कंक्लूजन यहाँ यस, उजाला कैन क्लेम पेमेंट फ्रॉम रोशनी। यू कैन क्लेम पेमेंट फ्रॉम रोशनी। रोशनी से उजाला पेमेंट मांग सकता है। ये भाई साहब क्वेश्चन छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एक छोटा क्वेश्चन आया तो हमें इस तरीके से आंसर लिखना है, इस तरीके से आंसर लिखना है। तो सर उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी, सर मजा ही आ चुका होगा। तो आज की सभा में हमने 3 चैप्टर बना दिए हैं। अब चैप्टर नंबर 10 जो ब्रीच का है और चैप्टर नंबर 11 जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो सभी बालक बोलेंगे सर समझ गए सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। ठीक है ना, ये परफेक्ट प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में लिख के आनी है। सर मेरी बात याद रखेंगे जो मैंने हमेशा तुमसे बोली कि अगर महाभारत का युद्ध 18 दिन में खत्म हो गया था तो मेरे पास अभी भी 18 दिन से ज़्यादा हैं, और इसी दिन का मैंने इंतज़ार किया था कि कब ये क़यामत का दिन आएगा, कब ये मोहब्बत भरा दिन आएगा जब मैं लोगों को दिखाऊंगा कि आई एम सक्सेसफुल। जब मेरे माँ बाप की आंखों में चमक आएगी कि हाँ ये बालक सक्सेसफुल है, हम सबकी नज़रों में, दुनिया की नज़रों में, अब वो दम दिखाने का, अब वो शौर्य दिखाने का, अब वो ताकत दिखाने का समय आ चुका है। जब आपको ऐसी मज़ेदार प्रेजेंटेशन जी जान लगा के मेहनत कर देंगे, जान चली जाएगी, लेकिन मेहनत को कम नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। सभी बालक कह रहे हैं यस सर बहुत मज़ा आया है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आपको पता है करना क्या है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पूरी जान लगा के, है ना, मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी मौके कम धोखे ज़्यादा देती है। ये ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। तो ज़िंदगी में धोखा ना मिले, इसी मौके को भुनाना है, इसी बारी में क्लियर करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, है ना, सीए इंटर में पहुंचना है। लोहा तभी शेप लेता है जब उसको गर्म करके उस पर हथौड़ा मारा जाता है। तो जितने हथौड़े तुम्हारे ऊपर लगेंगे, जितनी दिक्कतें तुम्हारे सामने आएंगी, तुम उतना ज़्यादा निखरोगे, उतना ज़्यादा, है ना, तुम एक बेहतर इंसान बन के हीरे की तरह निखर के आओगे। राइट, हीरा तभी इंसान बनता है जब वो कोयले की तरह, है ना, बहुत भयंकर गर्मी में रहता है। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आई होगी, पूरी जान लगा देंगे। एक दिन दुनिया मेरे बारे में बात करेगी, एक दिन दुनिया मेरे बारे में रील बनाएगी, एक दिन दुनिया
मुझे सैल्यूट करेगी और सिर्फ मुझसे सेल्फी लेने के लिए मेरे से टाइम मांगेगी, और वो बहुत जल्द वो दिन आने वाला है, इसी उम्मीद के साथ कि मैं खुद आपके पास आऊँगा तुम्हारे साथ सेल्फी लेने के, सर मुझे भी सेल्फी दे दो। वो दिन बहुत जल्दी आएगा और बहुत जल्दी हम मिलेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।